पिछली चंद वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी और इसका मतलब ये है कि लाइट रेज यानी रोशनी की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती हैं और अगर सतह हमवार हो तो इंसिडेंट एंगल बिल्कुल वही होगा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है। हमने ये पहले भी देखा था और ये दोनों जाविये परपेंडिकुलर के हिसाब से नापे जाते हैं। तो ये वाला जाविया बिल्कुल 80 के बराबर होगा जो इस तरफ है। यही बुनियादी तौर पर हमने पिछली चंद वीडियोस में सीखा था। अब इस वीडियो में मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब रोशनी ऐसे ही किसी सतह से टकराकर वापस ना आए बल्कि वो किसी और मीडियम में जाना शुरू कर दे, तो इस सूरत हाल में हम रिफ्रैक्शन को देखेंगे। रिफ्रैक्शन में भी लाइट इंटरफेस तक पहुंचती है जो दो सतहों को जुदा करता है। फर्ज करें हम यहां परपेंडिकुलर से शुरू करते हैं। असल में मैं परपेंडिकुलर को नीचे तक यूं जारी रखती हूं और फर्ज करें कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे है जो किसी जाविये थीटा 1 पर आ रही है, बिल्कुल इसी तरह। अब क्या होगा? और फर्ज करें कि ये ऊपर वाला हिस्सा खला है। रोशनी खला में सबसे तेज सफर करती है। खला में वहां कुछ भी नहीं है, ना हवा ना पानी, कुछ भी नहीं। यही वो जगह है जहां रोशनी सबसे तेज सफर करती है। और फर्ज करें कि ये नीचे वाला मीडियम मुझे नहीं मालूम, फर्ज करें कि ये पानी है। फर्ज करें कि ये पानी है, ये सारा हिस्सा यहां पानी है और ऊपर वाला हिस्सा ये सब खला है। तो अब क्या होगा? असल में ये थोड़ा गैर हकीकी सा है। बस बहस के लिए फर्ज करें कि हमारे पास पानी है जो सीधा खला के साथ लगा हुआ है। ये वो चीज नहीं है जो आप आम तौर पर कुदरत में देखेंगे, लेकिन बस जरा इसके बारे में सोचते हैं। आम तौर पर पानी चूंकि वहां दबाव नहीं होता तो वो बुखारात बन जाएगा और बाकी सब कुछ भी। लेकिन बस बहस के लिए फर्ज करें कि ये एक ऐसा मीडियम है जहां रोशनी आहिस्ता सफर करेगी। अब जो होगा वो ये है कि ये रे असल में अपनी सिमत बदल लेगी। ये असल में मुड़ जाएगी, बजाय इसके कि वो उसी सिमत में चलती रहे। ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये यूं जाएगी नीचे इस सिमत में, बिल्कुल उसी तरह। और ये जाविया यहां थीटा 2 है। ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है। रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन एंगल है। एक बार फिर इसी परपेंडिकुलर के हिसाब से। और इससे पहले कि मैं आपको असल इक्वेशन बताऊं कि ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं और ये रोशनी की रफ्तार और मीडिया से कैसे ताल्लुक रखती हैं। और बस याद रखें एक बार फिर, आपके पास कभी भी खला और पानी साथ साथ नहीं होंगे। पानी बुखारात बन जाएगा क्योंकि इस पर दबाव नहीं होगा और इस तरह की सारी बातें। लेकिन इससे पहले कि मैं असल चीज में जाऊं कि ये जाविये कैसे निकाले जाते हैं जब रोशनी की वेलोसिटीज मुख्तलिफ मीडिया में हों, मैं चाहती हूं कि आपको एक अच्छी समझ दूं कि ये क्यों मुड़ती है। ये नहीं बता रही, क्योंकि मैं असल में ये नहीं बता रही कि रोशनी कैसे काम करती है। ये असल में एक देखी जाने वाली खुशूसियात है और रोशनी जैसे जैसे हम इस पर मजीद वीडियोस करेंगे ये काफी उलझा भी सकती है। कभी आप इसे रे समझना चाहते हैं, कभी इसे वेव और कभी इसे एक फोटोन के तौर पर लेना होता है। लेकिन जब मैं रिफ्रैक्शन के बारे में सोचती हूं तो मैं इसे एक तरह से गाड़ी की तरह सोचना पसंद करती हूं। और इसको सोचने के लिए फर्ज करें कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं गाड़ी बनाती हूं। तो हम गाड़ी को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये पैसेंजर कंपार्टमेंट है। इस गाड़ी के 4 पहिए हैं और हम इसे ऊपर से देख रहे हैं और फर्ज करें कि ये सड़क पर चल रही है। ये सड़क पर चल रही है। सड़क पर पहियों को अच्छी ट्रैक्शन यानी रगड़ मिलती है। गाड़ी आसानी से चल सकती है और ये एक इंटरफेस तक पहुंचने वाली है। अब ये इंटरफेस तक पहुंचने वाली है जहां सड़क खत्म हो रही है और अब इसे कीचड़ पर चलना पड़ेगा। अब इसे कीचड़ पर चलना पड़ेगा। अब कीचड़ पर जाहिर है कि पहियों को ट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं मिलेगा, गाड़ी उतनी तेज नहीं चल सकेगी। तो अब क्या होगा? फर्ज करें कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील इसे मुड़ने के लिए नहीं कह रहा, तो गाड़ी सीधी इसी सिमत में जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है? कौन से पहिए सबसे पहले कीचड़ तक पहुंचेंगे?
ये वाला पहिया सबसे पहले कीचड़ तक पहुंचेगा। तो अब क्या होगा? किसी एक वक्त पर गाड़ी यहाँ होगी, यहाँ पर, जहाँ ये पहिए अभी भी सड़क पर हैं। ये पहिया कीचड़ में है और वो वाला पहिया कीचड़ तक पहुंचने ही वाला है। अब इस सूरत हाल में गाड़ी क्या करेगी? और फर्ज करें कि इंजन चल रहा है और पहिए बिल्कुल एक ही रफ्तार से घूम रहे हैं इस पूरे सिमुलेशन के दौरान। अचानक जैसे ही इस पहिए का मीडियम से राब्ता होगा, ये आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन बाकी पहिए अभी भी सड़क पर हैं तो वो अब भी तेज चलेंगे। तो गाड़ी का दायां हिस्सा तेज चलेगा बाएं हिस्से के मुकाबले में। तो इससे क्या होगा? यानी ये आप अक्सर देखते हैं, अगर आपका दायां हिस्सा तेज चल रहा हो और बायां हिस्सा आहिस्ता, तो आप मुड़ जाएंगे और यही गाड़ी के साथ भी होगा। गाड़ी मुड़ जाएगी, ये इसी सिमत में मड़ेगी और जैसे ही ये मीडियम तक पहुंचेगी, अब ये आगे चलेगी। अब ये मुड़ जाएगी, यानी गाड़ी के दाएं तरफ मुड़ने के लिहाज से, लेकिन अब ये इस सिमत में चलेगी। ये इंटरफेस तक पहुंचने पर मुड़ जाएगी। जाहिर है रोशनी के पहिए नहीं होते और ना ही वो कीचड़ से गुजरती है, लेकिन ख्याल एक जैसा ही है। जब मैं तेज मीडियम से आहिस्ता मीडियम में जाती हूं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि रोशनी के इस तरफ वाले पहिए जो वर्टिकल के करीब हैं, वो मीडियम से पहले राब्ते में आते हैं, पहले आहिस्ता हो जाते हैं, इसलिए रोशनी दाएं तरफ मुड़ जाती है। अगर आप दूसरी तरफ जा रहे हों, अगर मेरे पास रोशनी आहिस्ता मीडियम से बाहर आ रही हो, तो आइए ऐसे सोचते हैं, रोशनी आहिस्ता मीडियम से बाहर आ रही है। और अगर हम गाड़ी की मिसाल लें, इस सूरत में गाड़ी का बायां हिस्सा, अगर गाड़ी यहाँ है तो बायां हिस्सा सबसे पहले बाहर निकलेगा, तो अब वो तेज चलेगा, तो गाड़ी मुड़ जाएगी, इसी तरह दाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो उम्मीद है कि इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस सिमत में रोशनी मड़ेगी, अगर आप बस खुद की अक्ल से समझना चाहें। और अब ये दर्जे पर जाने के लिए असल में एक चीज है जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ। और ये सब बस ये बता रहा है कि ये जाविया, तो मैं यहां लिख लेती हूं। तो फर्ज करें कि यहां वाली वेलोसिटी है वेलोसिटी 2 और ऊपर वाली वेलोसिटी की वेलोसिटी 1, यानी असल वाली। असल में मैं एक और खाका बना लेती हूं ताकि ये साफ हो जाए। और मेरे पास वो खला पानी इंटरफेस की मिसाल भी है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं कर रही क्योंकि ये कुदरती तौर पर बहुत गैर मामूली इंटरफेस है। तो शायद ये खला और शीशा है, ये कुछ ऐसा है जो हकीकत में हो सकता है। तो फर्ज करें हम यही कर रहे हैं। तो ये पानी नहीं है, ये शीशा है, तो मैं इसे दोबारा बना लेती हूं और मैं जाविये बड़े बना दूंगी। तो मैं एक परपेंडिकुलर बना लेती हूं और मेरे पास इंसिडेंट रे है। तो खला है, ये V1 पर सफर कर रही है और खला की सूरत में ये असल में रोशनी की रफ्तार पर जा रही है, या खला में रोशनी की रफ्तार पर, जो कि c है, या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, या 300 मिलियन मीटर फी सेकंड। मैं ये लिख लेती हूं। तो c खला में रोशनी की रफ्तार है और ये बराबर है 300। ये बिल्कुल 300 नहीं है, मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं जा रही, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक दुरुस्त है। 300 मिलियन मीटर फी सेकंड, ये खला में रोशनी है, रोशनी खला में। और मेरा मतलब वो चीज़ नहीं है जिससे आप अपना कालीन साफ करते हैं, मेरा मतलब है एक ऐसा खला जिसमें कुछ भी ना हो, कोई ना हवा, ना गैस, ना मालिक्यूल्स, कुछ भी नहीं। ये एक खालिस खला है और इसी में रोशनी सबसे तेज सफ़र करती है। अब यहाँ ये बहुत तेज जा रही है और फर्ज करें कि ये बात हर 2 मीडियम पर लागू होती है, लेकिन फर्ज करें यहाँ ये शीशे तक पहुँचती है और शीशे में यह आहिस्ता चलती है। और हमें पता है, हमारी मिसाल के लिए, कि गाड़ी की ये जाने पहले आहिस्ता मीडियम तक पहुँचेगा, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा, तो ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा। हम इसे V2 कहते हैं और शायद मैं इसे बना भी लूँ।
अगर आप इसे वेक्टर के तौर पर देखना चाहें तो शायद मुझे इसे एक छोटा वेक्टर v2 बनाना चाहिए, बस इसी तरह। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है θ1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है θ2। और स्नेल्स लॉ हमें बस ये बताता है कि v2 और साइन याद है, सो कट ओवर बेसिक ट्रिक फंक्शन और एंगल ओ एफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो बराबर होगा v1 के रेशो के। v1 का रेशो और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन के साथ साइन θ1। अब ये थोड़ा उलझन वाला लग रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ वीडियोस में इसे कई बार लागू करूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि स्नेल्स लॉ को देखने के कई तरीके हैं। आप इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के ख्याल से वाकिफ हों या ना हों, तो मैं ये लिख लेती हूँ। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स या रिफ्रैक्शन इंडेक्स। और इसकी वजाहत ऐसे दी जाती है कि किसी भी मवाद के लिए, खला के लिए भी इंडेक्स ओ एफ रिफ्रैक्शन होता है, हवा के लिए, पानी के लिए या किसी भी मवाद के लिए जिसके लिए लोगों ने नाप लिया हो, और आम तौर पर इसे एन से जाहिर करते हैं, एन से। और इसकी वजाहत की जाती है कि रोशनी की रफ्तार खला में यानी सी को इस मीडियम में रोशनी की वेलोसिटी से तकसीम करके इसी मीडियम में। तो हमारी इसी मिसाल में हम इसे दोबारा लिख सकते हैं। हम इसे इंडेक्स ओ एफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। मैं ये वाकई कर लेती हूँ क्योंकि अक्सर स्नेल्स लॉ को इसी तरह लिखना ज्यादा आम है, तो मैं यहां से v के लिए हल कर सकती हूँ। अगर मैं एक चीज जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि अगर n बराबर है c बटा v के, तो फिर v बराबर हो जाएगा c बटा n के। और मैं दोनों तरफ v से ज़रब कर सकती हूँ अगर आपको समझ ना आए कि मैं वहां कैसे पहुंची। दरमियानी कदम यह है कि दोनों तरफ v से ज़रब करें तो आपको मिलेगा v ज़रब n बराबर है c के, और फिर दोनों तरफ n से तकसीम करें तो आपको मिलेगा v बराबर है c बटा n के। तो मैं इसे दोबारा लिख सकती हूँ। स्नेल्स लॉ यहाँ लिख लेती हूँ एज, यानी वहाँ v2 की जगह मैं लिख सकती हूँ v2 की जगह मैं लिख सकती हूँ रोशनी की रफ्तार तकसीम रिफ्रैक्शन इंडेक्स इस मादे के लिए जो यहाँ है, तो मैं इसे n2 कह लूंगी। ठीक है, ये है मादा नंबर 2। मादा नंबर 2 वही है जो यहाँ है, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे v2 बटा साइन θ2 बराबर है v1। बिल्कुल वही चीज है जैसे c n1 बटा साइन θ1 और अब हम यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ ज़रब कर सकते हैं। अच्छा, आए हम 2-3 चीज़ें करते हैं। आए, असल में सबसे आसान काम ये होगा कि दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें। मैं ये कर लेती हूँ। तो अगर हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लें तो हमें मिलेगा साइन θ2 बटा c n2 बराबर है साइन θ1 1 बटा c बटा n1। और अब आई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस बाई जानिब पर n2 से ज़रब करते हैं। तो अगर हम n2 बटा n2 ज़रब करें तो कुछ नहीं बदलेगा, ये असल में सिर्फ एक ही रहेगा। लेकिन ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएंगे। और आए यही काम यहाँ भी करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n1 से ज़रब करें तो n1 बटा n1 वो वाला और वो वाला आपस में कट जाएंगे, और इस तरह हमें मिलता है n2 साइन θ2 बट्टा c बराबर है n1 साइन θ1 बटा c। और अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ c से ज़रब कर सकते हैं और हमें स्नेल्स लॉ की वो शक्ल मिल जाती है जो
कुछ किताबों में आपको दिखाई जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स इस मीडियम के लिए जो आहिस्ता है या दूसरे मीडियम के लिए जिसमें हम जा रहे हैं, इसको इंडेक्स और साइन ऑफ इंडेक्स रिफ्रैक्शन के साथ बराबर है। वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स पहले मीडियम के लिए ज़रब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट एंगल के। तो ये एक और सूरत है यहाँ पर। ये भी स्नेल्स लॉ की एक और सूरत है। मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। और अगर ये आपको थोड़ा उलझन वाला लग रहा है, और मेरा अंदाज़ा है कि शायद लगे, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं, तो हम अभी कुछ वीडियोस में इसे लागू करेंगे, लेकिन मैं वाकई ये चाहती हूँ कि आप इसके साथ आरामदेह हों। तो ये दोनों स्नेल्स लॉ की बराबर सूरतें हैं। एक वेलोसिटीज़ के साथ डील करती है, सीधा वेलोसिटीज़ के साथ यहाँ पर, यानी वेलोसिटी का रेशियो साइन इंसिडेंट या रिफ्रैक्शन एंगल के साथ। और यहाँ ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को इस्तेमाल करती है, जहाँ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन असल में बस ये बताता है कि ये रोशनी की रफ्तार का रेशियो है असल वेलोसिटी के साथ। तो जहाँ रोशनी बहुत आहिस्ता सफ़र करती है, वहाँ ये नंबर छोटा होगा, और अगर ये नंबर छोटा है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। और हम असल में यहाँ ये देख सकते हैं, आपको अभी वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ मवाद के लिए काफ़ी सारे इंडेक्स रिफ्रैक्शन इंडिसेस दिए गए हैं। जाहिर है खला के लिए ये एक है, क्योंकि खला में रिफ्रैक्शन इंडेक्स होगा C से तकसीम होगा इस मादे में रोशनी की रफ्तार। अच्छा, खला में ये C पर सफ़र कर रही होती है, तो ये एक हो जाएगा। तो ये वहीं से आया है, और आप देख सकते हैं कि हवा में रफ्तार थोड़ी सी कम है। ये नंबर सिर्फ थोड़ा सा कम होगा खला में रोशनी की रफ्तार से। तो हवा में भी ये तकरीबन खला के करीब ही है, लेकिन एक हीरे में ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता सफ़र करती है। ये बहुत ज़्यादा रोशनी हीरे में बहुत ज़्यादा आहिस्ता सफ़र करती है खला के मुकाबले में। खैर, मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। हम ये अभी कुछ वीडियोज़ में करेंगे। हम स्नेल्स लॉ की और मिसालें करेंगे। उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्शन का बुनियादी ख्याल मिल गया होगा। और अगली वीडियो में मैं इसी ग्राफिक को इस्तेमाल करूंगी ताकि हमें ये समझने में मदद मिले कि क्यों ऐसा लगता है जैसे तनका मुड़ गया है।